तो 27 मई को जो एग्ज़ाम हुआ दरोगा मेंस का, तो इस बार पेपर तो बहुत अच्छे किस्म के आए थे। फिर भी ऑप्शन वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि इसका क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दिए गए हैं, जिसमें क्रमशः जो एसेशन 1 एंड उसका जो रीज़न है, तो उसमें फर्स्ट है कि जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उसमें उपकरण को श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ने के बजाय पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज में जोड़ने से क्या है कि वोल्टेज का ड्रॉप होगा और हर एक डिवाइस वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे, भले करंट सेम रहेंगे। तो वोल्टेज का ड्रॉप होने से क्या है कि जो नेक्स्ट कंज्यूमर है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को फेस करेंगे। इसलिए हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं, और पैरेलल में ऐड करने से क्या है, वोल्टेज फिक्स रहती है बट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वही सेकंड जो रीज़न है उसमें कहा गया कि पैरेलल जो क्रम है उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक जो उपकरण को मेन सप्लाई यानी 230 वोल्ट या 3 फेज के लिए जो 415 वोल्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट काम करे, किसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू ना हो। इसलिए एक और आर और उसका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों को प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जिस ओर प्रकाश का लाइट पड़ती है पेड़ पे, तो उस ओर क्या होता है कि उसके बैकएंड में जो छायादार सतह है, छायादार क्षेत्र, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन उसको क्या करता है, संग्रहण करता है, जमा करते रहता है। इसलिए उस क्षेत्र में क्या है कि ज़्यादा सिंथेसाइजिंग होता है। तो उस एरिया में जहाँ छायादार क्षेत्र है उसमें कोशिकाओं को लंबा करता है। और जैसा कि जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, पौधों को लंबा करने में भी मदद करती है। तो इसका क्या होगा, देखिए, प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है उसके बैकएंड में जहाँ छायादार है वहाँ पे उसको संग्रहण किया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। और छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं से ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं को विभाजन का कारण बनता है, सेल डिवीजन का कारण वो नहीं बनता, बल्कि वो क्या करती है, लंबा करने के काम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। इसमें कहा जाता है कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो जैसा कि जानते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो जनक है कार्ल लिनियस, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो जितने भी सांसारिक में जीव की जो विविधताएं हैं उसमें दो चीज़ से बनी है, वंश प्लस जाति। ठीक है, ये जो वंश प्लस जाति से बनी है दो शब्द। अब कैसे इस वंश प्लस जाति से बनी है, जैसे अब हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं मनुष्य का, तो होमो जो हो गया यहाँ पे उसका वंश है और सेपियंस क्या है, उसका जाति है। उसी तरह से मैंगोफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, तो मैंगोफेरा जो है उसका वंश है और इंडिका उसका क्या है, जाति है। इस प्रकार से दोनों तो सही है, बट स्पष्टीकरण ये नहीं है कि सिर्फ वंश और जाति की वजह से ही उसका विविधताएं दी गई है। ठीक है। थर्ड फोर्थ देखते हैं। इसमें देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम क्या है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। और अब दूसरा है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है और एंजाइम का निर्माण। अभी देखते हैं इसका डिटेल में देखते हैं कि 4 नंबर में क्या है। देखिए, इसमें क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और चूंकि सभी एंजाइम प्रोटीन से ही बना होता है, इसलिए परोक्ष रूप से राइबोसोम एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं। तो वसा लिपिड्स का देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका निर्माण होता है, और स्टार्च का निर्माण और भंडारण पौधों की ल्यूकोसाइट्स और क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसका थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। पौधों में प्रतान के लिए संवेदनशील होते हैं। तो पौधों में प्रतान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कद्दू का पेड़ है या करेला का पेड़ है, उसमें क्या होते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं जन्म के बाद, तो उसके पौधे क्या करते हैं कि छोटे छोटे धागे निकालते हैं और वो किसी सहारे को पकड़ने की प्रयास करता है जिससे वो आगे बढ़ सके। ठीक है। तो वही स्पर्श उद्दीपन, और वो स्पर्श से पता चलता है कि उसके आगे क्या है, ऑब्स्टिकल है, उसको पकड़ के वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए पौधों में प्रतान के लिए संवेदनशील क्या होते हैं, स्पर्श उद्दीपन। 6 नंबर तो मैथ है। वस्तु को कॉस्ट प्राइस इतना है, उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, नुकसान है क्योंकि इतना में खरीदा ही और कम में बेच दिया।
इसमें इतना माइनस कर देंगे तो जो उसका नुकसान है बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो 24% आएगा। 7th नंबर में देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए हाइट दे दिया है और जो इंक्लाइंड जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक है, और क्या है कि इसकी त्रिज्या के समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम एक मैथ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। शंकु का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो इस तरह से रेडियस जो 5 सेंटीमीटर रखेंगे और हाइट जो कितना है, हाइट दिया है ना 12 सेंटीमीटर, उस तरह से 100 पाई आ जाएगा। और अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई क्यू होता है, तो 250/3 पाई हो जाएगा। इस तरह से सम करके अगर सम करेंगे दोनों को तो 550/3 आ जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए जो निशस्त्रीकरण होता है ऑप्शन से चूज करके इसको सेट करना पड़ेगा। तो निशस्त्रीकरण क्या होता है कि कुछ प्रकार के हथियारों का त्याग है। तो देखिए डी नंबर में क्या है ना, डी का 1 हो गया, तो डी का देखिए 1 है सिर्फ ए और डी में। अब देखिए शस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या है, हथियारों के अधिग्रहण और विकास को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। गठबंधन सैन्य हमला क्या है, राष्ट्रों का गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध और बचाव करना है। इस प्रकार से इसका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा। अब देखिए 9th नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या करती है कि वो मल्टी जो लेटरलिज्म है उसको उस समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है। जबकि सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है कि वो विभिन्न समूह के बीच सत्ता का बंटवारे करती है, ना कि केंद्रीकृत करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सरकार गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि देखिए स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा सरकार बनाना संभव है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक कि उसको बहुमत नहीं प्राप्त होगा वो सरकार कैसे बना सकती है। और जैसा कि लोकसभा में 543 सीट है और राज्यसभा में 245 है, 250 है, तो 543 में उसका 50% +1 होना आवश्यक है। इसलिए इसका क्या होगा, सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। 11 में देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या करती है कि समाज में संघर्ष को रोकती है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब यह हुआ कि हाशिए पर के समुदाय और विभिन्न प्रकार के जो समुदाय है, वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। तो अगर प्रतिनिधित्व दे देंगे तो क्या होगा, संघर्ष रुक जाएगी। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए। अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशियल हो, हर एक सेक्टर्स में अगर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका क्षेत्र में, तो क्या होगा, उससे सत्ता की साझेदारी बढ़ती है और संघर्ष रुकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स रुक जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी कर रही है। नेक्स्ट है देखिए हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन सी है, तो फ्लोरीन है, जो 17वीं ग्रुप की मेंबर है। वर्ग 14 में क्या है, कौन से गीत सुनाओ प्यारे, कार्बन है ना, तो कार्बन उसका मेंबर है। वर्ग 13 में तत्व जो सेमीकंडक्टर हो, तो सेमीकंडक्टर आर का क्या हो जाएगा 2 नंबर में, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है ना, ये सब 13 में आते हैं। और 15th में क्या है, नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पापा आंटी सब बीमार, एंटीमनी, ये सब आते हैं 15th ग्रुप में। 13 में देखती है कि ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या है कि कंबाइंड रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए CO3 देता है CaO प्लस CO2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्यूजन हो गया इससे, है ना। COC3 क्योंकि कंबाइंड एक यौगिक था और जब इस रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी अलग हो गया, इससे ब्यूजन हो गया, तो बी का 3 हो गया। सी में देखते हैं कि लेड प्लस UCl2,
तो लेड हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए क्या करता है उसको रिप्लेस कर देगा, तो PbCl2 प्लस Cu हो जाएगा इसका उत्पाद। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ये विस्थापित कर दिया है, और द्विविस्थापन में क्या होता है कि ये भी उसका कंपोनेंट को अलग कर देगा और ये भी अलग कर देगा। तो देखते हैं कि सोडियम के साथ क्लोरीन चला गया और बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, तो ये द्विविस्थापन, इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। 14th में देखते हैं कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइसिस जब प्रक्रिया करते हैं तो जो इम्प्योर कॉपर होते हैं, अशुद्ध कॉपर, वो पॉजिटिव यानी एनोड पे जाते हैं, और शुद्ध कॉपर क्या है, कैथोड पे जाते हैं। और इसमें जो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, 15th में देखते हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा 12th का क्वेश्चन की तरह आया है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 8 है, तो 2 6 हो जाएगा इसका, है ना। तो 1 का बी हो गया। नियोन का कितना है, हाइलिवेव सिनोफनी नामागलसिप सकलर कोका, यानी हाइलिवेव सिनोफनी यानी 10 हो जाएगा, तो 2 8, ठीक है ना। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3 हो जाएगा, और फॉस्फोरस हाइलिवेव सिनोफनी नामक अलसिप यानी कितना हो गया, 15 हो गया अलसिप, तो 2 8 5 हो जाएगा इसका। अभी देखिए 16th नंबर में, तो वर्क क्या होता है, कार्य जो होता है Fs cos थीटा होता है, तो Fs इंटू, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv², और पावर क्या है, वर्क बाय टाइम है। इस तरह से मिलान कर सकते हैं। देखिए एक कुली 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठा करके अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड तक रखता है, और दूसरा कुली उसी डिब्बे को इतना सेकंड तक उठा के रखता है। तो देखिए दोनों का पावर में डिफरेंस भले होगा, लेकिन चूंकि विस्थापन नहीं किया इसलिए कार्य क्या होगा, बराबर होगा 17th का। 18th नंबर देखिए, ये क्वेश्चन सही है। अभी जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि अगर वोल्टेज पैरेलल, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं पैरेलल में इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि वोल्टेज सप्लाई उसको प्रॉपर मिलता रहे, 230 वोल्ट सप्लाई, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसी तरह से देखिए ये भी पैरेलल नेटवर्क है। इसमें देखिए कि 20 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर और 5 ओम का रजिस्टर सारे क्या है, 6 वोल्ट सप्लाई से पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 6 वोल्ट सप्लाई इस 20 ओम के भी अक्रॉस है, इस 10 ओम के भी अक्रॉस है, और ये 5 ओम के भी अक्रॉस है। इसका मतलब हुआ कि अभी हमें पूछ रहा है कि 10 ओम के अप्रॉक्स प्रवाहित धारा, तो अभी क्या बताएं कि पैरेलल क्रम में है, तो 6 वोल्ट ए पॉइंट और बी पॉइंट पे 6 वोल्ट सप्लाई है, तो इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट सप्लाई है तो इसका करंट क्या होगा, V = IR, ओम्स लॉ, तो 6/10 कर दीजिए 0.6 एम्पियर। अगर यही 20 ओम के अप्रॉक्स का था तो 6/20 0.3 एम्पियर। अगर 5 ओम के अप्रॉक्स रखता, ठीक है, तो 6/5 यानी 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो 1.2 एम्पियर है वह 5 ओम के अप्रॉक्स, इस 10 ओम के अप्रॉक्स 0.6 एम्पियर, और ये 20 ओम के अप्रॉक्स कहेगा तो 6/20 यानी 0.3 एम्पियर, जो इसमें नहीं है अभी। अब देखिए जो फ्रांसवा जो बर्नियर था ना, वह क्या था कि राजकुमार दारासिकोह का ना चिकित्सक था। तो जब चिकित्सक है तो घनिष्ठ संबंध होगा ही, और बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और वृत्तांत भी लिखे थे, बिल्कुल सही। और उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा लुई 14वां को समर्पित किया था, ना कि औरंगजेब को, इसलिए गलत है ये अगर नहीं रहता तो 3rd नंबर सही होता। अब देखते हैं कि 20 नंबर में, तो 20 में देखते हैं कि 1870 के दशक तक भारतीय पत्रकारों और पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो व्यंग्य चित्र जो है ना भारत के पश्चिमी रुचि को विरोध करते थे, और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, प्रशंसा करता था, इसलिए ये गलत है 2nd ऑप्शन। फैजल सूफीवाद का अनुयायी क्या बनना चाहता था, तो फैजल सूफीवाद का जो अनुयायी थे ना वो विलासिता जीवन को छोड़ देना चाहता था, ठीक है, और शक्ति जो पाने की जो इच्छा है उसको भी छोड़ना चाहता था। तो इसमें कह रहा है कि अपनाने की क्या इच्छा था, अपनाने की इच्छा था कि सद्भाव है, सामाजिक समरसता है, साथियों के प्रति करुणा है, ठीक है, सांसारिक मामलों में अनासक्ति है, शक्ति के विरुद्ध है, यानी शक्ति को ये अपनाना नहीं चाहता है। अगर शक्ति अपनाएगा तो फिर क्या हो गया,
ये फिर क्या है कि अपना अपना प्रभुत्व खो देगा और पावर कैप्चरिंग के उद्देश्य से ये अपना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका 1 और 4th आंसर सही है। देखिए, चालुक्य के स्थान पर जो देवगिरी के यादव वंश थे, ठीक है, और काकतीय होयसल वंश का भी उदय हुआ था, इस तरह से कह सकते हैं 22 का सी। मुगल काल में क्या था, आगरा, लाहौर और बुरहानपुर ये तीनों क्या था कि मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, लेकिन जो गोलकुंडा था वो बाद में औरंगजेब ने इसको कैप्चर करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ये उसका व्यापारिक केंद्र उस समय तक नहीं था। निम्नलिखित में से किसमें जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख है? तो देखिए, अष्टाध्यायी तो पाणिनि ने व्याकरण से रिलेटेड है, ठीक है, नीतिसार तो कामंदक है, और अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य जो थे ना, वो जल सिंचाई की व्यवस्था की उल्लेख किए हैं, तो इसका 24 का ये हो जाएगा। 25th में देखते हैं। देखिए, 25th के बारे में बताते हैं, उसमें कुछ तो अगर हमारा ये पृथ्वी है तो इसमें देखते हैं कि जो 0 डिग्री लाइन जो इक्वेटर है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी क्षेत्र में है और 23.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में मकर रेखा, 62.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उपोष्ण कटिबंध है और 62.5 डिग्री दक्षिणी में उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, और ये पोलर रीजन है दोनों। तो इसमें क्या होता है कि जो विंड का जो डायरेक्शन है ना, सपोज डायरेक्ट ऐसा खींच दीजिए आप, तो इस इक्वेटर से जो ये जो मकर रेखा के बीच में है ना, इसका डायरेक्शन ये होता है, लेकिन यहाँ से जो ये जो मकर रेखा से जो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है उसका विंड का डायरेक्शन ये होता है, ये, ठीक है, यानी यहाँ से इसे घूमता है ये, और लेकिन यहाँ से ये ऐसे घूमता है। और ठीक उसी तरह से जो पोलर रीजन से जो उपोष्ण कटिबंध का जो होता है उसका डायरेक्शन ये होता है। तो अभी इस क्षेत्र में देखते हैं कि विश्व के अधिकतम मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन कहाँ चलते हैं, तो जो इक्वेटर से लेकर के कर्क रेखा के बीच में जो है ना व्यापारिक पवन चलते हैं, और उसके ऊपर पछुआ पवन चलते हैं, और उसके ऊपर पोलर विंड चलते हैं, ध्रुवीय हवाएं चलती है। तो इस क्षेत्र में क्या होती है, जो इक्वेटर से लेके जो कर्क रेखा है, इस क्षेत्र में क्या होता है ना कि जो ट्रेड विंड है समुद्र से नमी लेकर के पूर्वी तट पर नमी प्रदान करती है, ये पूर्वी तट है, तो जब पूर्वी तट पर नमी प्रदान करेगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, वेस्टर्न में सूखा क्षेत्र पड़ जाएगा। इसलिए जितना भी मरुस्थल है, देखते हैं थार है, डेजर्ट है, सब इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसको अच्छे से बनाना होता तो आंसर सही जाता। फिर विश्व के अधिकतम मरुस्थल उपोष्ण भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जो पश्चिमी किनारे पर है। और ट्रेड विंड क्या करते हैं, पूर्वी तट को नमी प्रदान करते हैं, ठीक उसी समय वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहाँ नमी घट जाती है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्र पड़ जाती है वो। अब देखिए, अनुज ने ये क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन एक में मिला दिया ताकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो। अभी इसमें क्या कह रहा है कि अनुज ने 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, तो मिश्र धन क्या होगा? अगर इसका मिश्र धन निकालते हैं तो 8,000 इंटू 1 प्लस 0.10% क्या हो जाएगा, 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर का 2 वर्ष है तो बाई ऊपर 2 रख देंगे, तो उससे जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 9680 आ जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक रहेगा तब उस तरह करेंगे, लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होगा, रेट हाफ हो जाएगा 5%, और समय 4 वर्ष कर दीजिए, उसके थ्रू निकालेंगे तो 9724 आएगा। देखिए, ये 27 अच्छा क्वेश्चन है कि सर्कस की एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना करतब दिखाता है उसका बाहरी व्यास क्या है, 15 मीटर का है। तो बाहरी व्यास 15 मीटर का है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, 7.5 मीटर, है ना, 7.5 मीटर होगा। तो अब देखिए 7.5 मीटर का हो गया बाहरी त्रिज्या, सेंटर से लेके बाहर तक। लेकिन मोटरसाइकिल सवार के पास अपना करतब दिखाने के लिए क्षेत्रफल क्या होगा यदि गोली की मोटाई 0.5 मीटर हो? तो देखिए, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 7.5 मीटर, और उसका मोटाई घटा दीजिए ताकि इंटीरियर का विष बचे, आंतरिक का बचे, तो 7 मीटर हो गया उसका क्या, त्रिज्या। तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो 616 आ जाएगा। देखिए, अगर 2 पासों को फेंका जाए तो पासों की संख्या का योग 9 आने की क्या प्रायिकता होगा? तो पहला या तो 3 6 आए, या 6 3, या 5 4, या 4 5, तो टोटल क्या हो गया 4, और कितना इवेंट हो गया, तो 6, एक पासे में 6,
6 अंक होते हैं ना एक पासे में, 1 2 3 4, 6 फलक हो गए, तो 6 छक्के 36 चांसेस है। और टोटल चांस कितना आने का है? 4, तो 4/36 1/9। देखिए 29 में थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। इसमें देखिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही है इसका कंसेप्ट। अब देखिए 2ab को पहले तोड़िए, तो 2ab में देखिए क्या है, इस तरह तोड़ेंगे तो क्या होगा, a और b आया कंपोनेंट और प्लस 2bc। तो देखिए अगर b निगेटिव रहता तो यहाँ नहीं आता, यहाँ देखिए नहीं आया है, तो यानी b और c इसमें क्या है, नहीं आया है। और यहाँ 2ca है, यानी a जो है ना और c कंपोनेंट वो निगेटिव है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए और सी कंपोनेंट, इसलिए गुणनखंड बना सकते हैं। देखिए 30 में देखिए क्या करते हैं कि एक बेलन और लंब वृत्तीय शंकु, तो बेलन का क्या होता है πr²h, और शंकु का जो वॉल्यूम आता है 1/3 πr²h, तो क्या हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो इसमें देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या जैसे कि πr² हुआ, तो बेलन की त्रिज्या दोगुना कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, और हाइट 1/2 कर देंगे, तो काट के 2πr², यानी πr²h यानी दुगना हो गया। तो वही कह रहा है यहाँ पे, कहते हैं दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट में देखते हैं इसका, रुकिए पावर बटन ना स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि मिलान करना है और गलत जोड़ी को पहचानना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट जो हेल्थ मिनिस्टर रही है। और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण क्या है, 1934 में भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का तो गठन M.N. रॉय ने किए थे। ठीक है, इसलिए गलत है। धन विधेयक जो है ना, इसे क्या है, इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है, बिल्कुल सही। 14 दिन के लिए रोका जा सकता है, इसको उतना पावर नहीं है राज्यसभा को। ठीक है, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ना, वित्त विधेयक में, सिंपल विधेयक में किया जाता है, सदन विधेयक में। ठीक है, और लोकसभा में इसकी हार से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो BCE आंसर इसका सही हो जाएगा। 33 में देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था क्या है, कि जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हो, उसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। और एकात्मक विशेषता क्या है, कि एकात्मक विशेषता बोलते हैं कि जो केंद्र के पास उसका ज़्यादा पावर हो, 90% पावर केंद्र के पास हो, तो उसको एकात्मक विशेषता कहते हैं। अब देखिए संघीय विशेषता में क्या है कि दोहरी सरकार। तो देखिए केंद्र में संसद है, तो राज्य में विधानमंडल है ना, इसलिए दोहरी सरकार क्या हो जाएगा, संघीय विशेषता है। उसके बाद देखिए संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्य में हाई कोर्ट भी है। शक्ति का विभाजन करने से क्या है कि उससे क्या है, दोनों का विभाजन किया गया है। और द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, संघीय विशेषता का उदाहरण है। जबकि एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, या फिर हो गया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, वो भी एकीकृत विशेषता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जैसे लगाती है, तो भी एकीकृत विशेषता। 34 में देखते हैं, इसमें देखिए क्या है ना, कि जो थर्मल एनर्जी है तो उसके क्रम सजाना है। तो जो थर्मल में पहले क्या होगा, पहले होगा कि भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर गर्म होती है। अब गर्म होने जाने से क्या होगा कि उस क्षेत्र में क्या होगी, प्रवणता बढ़ जाएगी और अधिक गर्मी अवशोषण करने की चांसेस बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो होता है तो फिर क्या करेंगे कि इतना गर्म होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर आए तो भाप में बदल जाता है, और इसको फिर टरबाइन में यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका 34 का ए हो जाएगा। महेश ने अपने दोस्त से कपास, देखिए कपास हमेशा रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में उपजाए जाते हैं, जैसा कि आपने गुजरात है, तमिलनाडु है, ठीक है, इस क्षेत्र में देखते हैं। अब देखिए क्या है कि कपास के लिए क्या है, ये स्वतः जुताई भी वाली भी मिट्टी कहा जाता है, और नमी धारण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या है, नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। यह जलयोजन के बाद पीली हो जाती है, पीली गलत है, ये हल्का व्हाइट कलर भी होता है उसमें। ठीक है, इसका सिर्फ ए ऑप्शन सही है।
36 देखिए क्या है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से इसका मिलान देख लीजिए। 36 का मैं दिखा देता हूँ, इसका C नंबर है, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए 37 में देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन सी विवेकाधीन शक्ति है, सॉरी राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को अपना विवेकाधीन शक्ति है जो संविधान में निहित है, उसमें है कि राष्ट्रपति के लिए जो 201 200 आर्टिकल के तहत अपना सुरक्षित बिल रखती है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पे भी काम करती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार को बर्खास्त करती है, राज्य के मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी करती है, जिससे राष्ट्रपति शासन लगती है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देगा? इसमें आर्टिकल 78 है। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है, और उसमें 75 के 2 में क्या है कि जो लोकसभा होते हैं वह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 75 का 3 क्या बोलता है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं हर एक मिनिस्टर। 81 में हो गया, लोकसभा का गठन की बात करती है। देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है कि मतलब रेडियल मतलब यहाँ से नदी चला तो सीधा यहाँ चलते 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 अपनी गहराई में जाकर के गिर गया, यानी रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब होता है वाटर का पैटर्न, ठीक है। तो एक चोटी से निकल करके सहायक नदियाँ ढलान का पालन करते हुए नीचे की ओर बहती है, ठीक है। जैसे कि देखिए आप मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है, वहाँ से उत्तरी दिशा में सोन नदी, पश्चिमी दिशा से नर्मदा नदी, और जो पूर्वी दिशा से महानदी बहती है, वो सब क्या है, ये सब रेडियल नदियां हैं। और ये रेडियल ड्रेनेज जो पैटर्न है वो नीलगिरी पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो ABC हो गया सही आंसर। अब जो वेटलैंड है, टोटल आर्द्रभूमि है, तो वेटलैंड इसमें देखते हैं कि इसका एरिया वाइज क्रम सजाने आया है। तो इतना तो याद रहता नहीं कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, रेणुका झील है, 0.2 वर्ग किलोमीटर का। कहाँ पे है, सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बट यहाँ इसको देख करके देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा होगा, जो सुंदरबन है। तो इसमें देखिए अवरोही में पूछा था, सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, E नंबर। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन B ही है, तो इसे भी छांट के मार सकते हैं। हेराल्ड लस्की जो बहुत बड़े चिंतक राजनीतिज्ञ थे, उनके अनुसार क्या कहता है कि समानता का अर्थ होता है कि किसी को स्पेशल पावर मत दो। अगर स्पेशल पावर नहीं देंगे तो क्या होगा, सभी वर्ग सभी समुदाय क्या होंगे, एक इक्वलिटी को फॉलो करेगा, है ना। तो विशेष अधिकार का भाव है सभी के लिए प्राप्त अवसर उपलब्ध हो, सभी की सामाजिक और पहुंच होनी चाहिए, और किसी को भी अपना प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो ABCD आंसर हो गया। 42 में देख सकते हैं इसका आंसर C हो गया। आ रहे हैं 43 में देख सकते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से है, ठीक है। तो इसका आंसर A हो जाएगा 43। 44 का देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, इस तरह से संथाल विद्रोह 1855 56 44, ठीक है। लास्ट 45 देख सकते हैं कि लोथल जो है कार्नेलियल के निकट स्रोत, कालीबंगा जो जोते हुए साक्ष्य के मिले हैं। तो इस प्रकार से 46 तक डिस्कस किए, कल हम इसके नेक्स्ट करेंगे।